हेलो जी, नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम लोग जिस टॉपिक के लिए बात करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास में क्वेश्चंस, क्योंकि अगर मैं जेड से रिलेटेड बात करूं, नीट से संबंधित बात करूं, आईसीआर से संबंधित बात करूं या बीएचयू से संबंधित बात करूं तो कई महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। कई बार रिपीटेशन के फॉर्म में भी आते हैं, कुछ नए क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार क्वेश्चन का फॉर्म वही रहता है लेकिन थ्योरी का फॉर्म बदल जाता है। तो उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके लिए अपन आज डिस्कस करेंगे। और उनमें सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में मेनली हमारे पास में सेल है, सेल डिवीजन व बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस जो देन फ्यूचर में आ सकते हैं, उन सभी पर हमारा डिस्कस रहेगा। क्लियर है बेटा जी? तो आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन से। सब लोग देखेंगे, इधर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कोशिका चक्र की किस प्रावस्था के दौरान आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यहाँ पे किसके लिए बात की जा रही है? एक तो बात की जा रही है बेटा जी आरएनए के लिए, और सेकंड हमारे पास में क्या है? प्रोटीन। कोशिका चक्र की बात हो रही है, इसका मतलब ये मेनली सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से संबंधित है हमारे पास में। और कोशिका चक्र के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास में एक अवस्था होती है जिसे बोल दिया जाता है अंतरावस्था। क्या बोल दिया जाता है? अंतरावस्था, जिसे बोल दिया जाता है इंटरफेज। और जब भी अंतरावस्था की बात की जाती है तो मेनली हमारे पास में तीन अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्थाएं? G1, S और G2। G1 में S करेगा G2, तो ये तीन पोर्शन है आपके पास में। हमारे पास में हो गया G1, S और G2। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है कोशिका द्रव्य के विभाजन में। नहीं, कोशिका द्रव्य के विभाजन में तो क्या हो गया है? मेनली जैविक प्रक्रियाएं संपन्न होती है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा, एस प्रावस्था में। नहीं बेटा जी, एस प्रावस्था में क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण। ये क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का प्रतिकृतिकरण किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? एस अवस्था में। तो याद रखना, जब भी एस अवस्था की बात आती है तो एस अवस्था में क्या होने वाला है आपके पास में? डीएनए प्रतिकृतिकरण। क्या बोला मैंने? डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है एस अवस्था में, तो ये भी नहीं होगा आपके पास में। तीसरा है हमारे पास में एम प्रावस्था। एम प्रावस्था है, इसका मतलब वो विभाजन की प्रावस्था है, और यहाँ पे मुख्य रूप से कोशिकाएं दो भागों में विभाजित हो जाती है, तो यहाँ पर भी इसके लिए बात नहीं की जाएगी। तो बचा क्या है? G1 और G2 प्रावस्था। बिल्कुल राइट आंसर है। G1 और G2 प्रावस्था में क्या हो जाएगा? आरएनए और प्रोटीन का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में संश्लेषण हो जाएगा किसका बेटा जी? प्रोटीन का। और साथ में यहाँ पे चेक करेंगे तो किसका हो जाएगा? आरएनए। याद रखना, G2 में भी यहाँ पे क्या होगा आपके पास में? एक तो होगा आरएनए का संश्लेषण और होगा प्रोटीन का संश्लेषण। और एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, इनमें साथ ही साथ में किसका संश्लेषण हो जाएगा? एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेकिन हमें केवल यहाँ पे पूछा गया था कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, तो आंसर चला जाएगा G1 और G2 अवस्था। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन के द्वारा होता है। इसका मतलब नई कोशिकाएं जो बन रही है वो पूर्व में उपस्थित कोशिका के विभाजन के द्वारा बनेगी, और ये जो नई कोशिकाएं बनती है उन्हें बोला जाता है पुत्री कोशिकाएं। क्या बोला जाएगा? पुत्री कोशिकाएं। और इनके निर्माण का जो प्रोसेस है इसे बोल दिया जाता है हमारे पास में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोल दिया जाता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछते हैं कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया, अगर पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे तो याद रखना, जब भी ओमनिस सेलुला ई सेलुला है तो आंसर का फॉर्म क्या हो जाएगा? रुडोल्फ विर्चो। क्या होगा? रुडोल्फ विर्चो। एंटोन ल्यूवेनहॉक हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी एंटोन ल्यूवेनहॉक की बात करें तो वो किसके लिए होती है? जीवित कोशिका की खोज के लिए। सिंगर और निकोलसन ये भी नहीं होते। याद होगा, सिंगर और निकोलसन ने तो क्या दिया था? तरल मोजेक मॉडल दिया था। क्लियर है? तीसरा है स्लाइडेन का फॉर्म है, और हमें याद है स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक है, उन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया है? कोशिका सिद्धांत। तो ये तीनों ही गलत है बेटा जी। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उनके चार ऑप्शन में से सबसे पहले आप ये चेक करें कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता।
जिनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है उनको सबसे पहले बाहर कर दे, उसके बाद अपना मेन ऑप्शन है उस पे आ जाएंगे। क्लियर है? चले नेक्स्ट के लिए हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका, क्या आ गया बेटा जी? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका क्या है आपके पास में, किसकी बनी हुई है, उसके लिए बात कर रहे हैं। पादप की कोशिका भित्ति, यदि सिंपल क्वेश्चन हो जाता है कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो मुख्य घटक होता है सेलुलोज। क्या आंसर जाएगा? सेलुलोज। लेकिन ये कह रहा है कि कोशिका भित्ति में मेनली जो मध्य पटलिका है वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। किसकी बनी होती है? कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट की। क्लियर है? लेकिन इससे संबंधित एक और मैं बात बता दूं, इसे बोल दिया जाता है मिडल लेमिला। क्या बोलेंगे? बोलो मेरे साथ, क्या बोलेंगे? मिडल लेमिला। और याद रखना, किसी भी फलों के मुलायम होने का या किसी भी फलों के रसीले होने का जो मुख्य कारण है वो कौन है? मध्य पटलिका। याद रखना बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने? मध्य पटलिका, या फिर बोल देंगे मिडल लेमिला। क्या होता है इसके कारण? जो आपके पास में फल है वो कैसे होंगे बेटा जी? मुलायम होंगे, और क्या कह सकते हैं? रसीले होंगे। तो इनके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन हो जाएगा? मिडल लेमिला। बाकी आंसर के फॉर्म होंगे नहीं, क्योंकि लिग्निन है। जहां पर लिग्निन होता है तो वहां पे जी द्रव्य क्या हो जाता है? मृत हो जाता है। पेक्टिन का फॉर्म नहीं हो सकता, ये तो पादप सीमेंट है। सेलुलोज है, वो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा था? कोशिका भित्ति की मध्य पटलिका। क्लियर है? चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। क्या दे रखा है? ए वर्णी, जो कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का संचय करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या बोला? ए वर्णी लवक। क्या पूछा है यहाँ पे? ए वर्णी लवक। हमें पता है पादपों में मुख्य रूप से लवक पाए जाते हैं, लेकिन ये जो लवक पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ए वर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक तो हरे रंग के लिए होगा, जहां पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। वर्णी लवक में सारे कलर होंगे लेकिन केवल हरा रंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? ए वर्णी लवक। ए वर्णी, वर्णी मतलब कलर है, रंग है, वो नहीं उपस्थित होगा। और ये जो ए वर्णी लवक होते हैं बेटा जी, वो ए वर्णी लवक क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। और याद रखना, जब भी भोजन संग्रह से संबंधित क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे भोजन संग्रह से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 3 प्रकार है आपके पास में, जिसमें एक है हमारे पास में एमाइलोप्लास्ट। क्या है बेटा जी? एमाइलोप्लास्ट। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। और एमाइलोप्लास्ट से संबंधित जब भी क्वेश्चन की बात की जाती है तो वहां पे जो भोजन का संचय होगा वो किस रूप में होगा? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। किस रूप में बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं पादप की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसका मतलब 6 कार्बन जो शर्करा है उसका मेनली स्टोरेज है, संग्रह है, वो स्टार्च या फिर क्या बोल सकते हैं? मंड के रूप में होगा। स्टार्च या बोलो, स्टार्च या मंड के रूप में संचय होगा। लेकिन इसके अलावा ये तो एमाइलोप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पे यही पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? एमाइलोप्लास्ट। एक दे रखा इटियोप्लास्ट, एक है एलियोप्लास्ट, एक है एल्यूरोप्लास्ट। अगर एल्यूरोप्लास्ट होता है तो वो संचय करता है किसका? प्रोटीन का। और इसके अलावा अगर एलियोप्लास्ट के लिए बात करूं तो वो संचय करता है किसका बेटा? वसा का या फिर तेल का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, अगर इसी क्वेश्चन की जगह कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन होता तो आंसर क्या जाएगा? एल्यूरोप्लास्ट है। अगर वसा और तेल का संग्रह या संचय कहता तो क्या बोलता है? एलियोप्लास्ट है। इटियोप्लास्ट का फॉर्म यहाँ पे कोई उपस्थित नहीं होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्या है क्वेश्चन? कि तर्कु तंतु निर्माण की क्रिया प्रारंभ होती है। पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो तर्कु तंतु है वो करते क्या है? क्या करते हैं? फिर जब कोशिका विभाजन होता है तो हमें पता है कोशिका विभाजन की अवस्था में मेनली जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, वो मध्य पटलिका पर होते हैं।
लेकिन मध्य पटलिका से वो विभाजन के समय कहाँ चले जाते हैं, केंद्र की तरफ। और जब वो केंद्र की तरफ गति करते हैं तो उनके बीच में किसका निर्माण हो जाता है, तर्कु तंतु का। और एक इंपॉर्टेंट बात अभी और मैं बता दूं, तर्कु तंतु के लिए जो मुख्य रूप से प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है बेटा, ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है। कौन सी है, ट्यूबुलिन प्रोटीन है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है, तर्कु तंतु। लेकिन यहाँ क्वेश्चन का रूप थोड़ा सा बदला गया, ये कह रहा है कि तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ होता है, लेकिन किस अवस्था में होता है। तो यहाँ पे अवस्था के लिए अगर मैं बात करूं तो अवस्था कौन सी हो जाएगी, एनाफेज के फॉर्म में, टीलोफेज के फॉर्म में, प्रोफेज के फॉर्म में या मेटाफेज के फॉर्म में। बताएं चारों में से क्या होगा कि मेनली हमारे पास में किस अवस्था में तर्कु तंतु निर्माण हो जाएंगे। तो तर्कु तंतु के लिए जब भी अपन बात करेंगे तो वो अवस्था कौन सी होगी, प्रोफेज के अंत में शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्म में अगर बात करूं क्वेश्चन के लिए दे रखा है कि काइजमेटा दिखाई पड़ते हैं। ये भी आपके पास में कोशिका विभाजन से संबंधित है। और कोशिका विभाजन में अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। उस अर्धसूत्री विभाजन की भी जो पहली अवस्था है अर्धसूत्री विभाजन की, मैंने क्या बोला कि जो हमारे पास में अर्धसूत्री विभाजन है वो दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। उस फर्स्ट वाले में भी अगर मैं बात करूं कि हमारे पास में कौन सी अवस्था होती है, तो अलग अलग अवस्था होता है, एल जेड पी डी स्क्वायर। ये अवस्थाएं किसके अंदर होती है, प्रोफेज में। किसमें होती है बेटा जी, प्रोफेज में। इसीलिए पूछा जाता है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, प्रोफेज। और प्रोफेज में भी कौन सी होती है, प्रोफेज फर्स्ट। क्योंकि इसी प्रोफेज में और कौन कौन सी अवस्था होती है, एल। एल मतलब क्या है आपके पास में, मेनली अगर एल से संबंधित पूछे तो क्या होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डी का मतलब डिप्लोटीन और दूसरे डी का मतलब क्या हो जाएगा, डाइकाइनेसिस। क्लियर है, एल जेड पी डी स्क्वायर। क्या बोला मैंने, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस है। लेकिन यह पूछा है काइजमेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो मेनली किस में हो जाएगा बेटा जी, डिप्लोटीन। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ लेता कि जिन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, तो होता है पैकाइटिन अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा, पैकाइटिन अवस्था में। तो सर ये लेप्टोटीन क्या है, देखो लेप्टोटीन पहली अवस्था है और इस अवस्था में जो गुण सूत्र होते हैं वो मेनली गुलदस्ते या फिर बुके के समान दिखाई देते हैं। क्लियर है। और एक अवस्था और देखिए जाइगोटीन है, जहां पे सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स यानी कि डीएनए और प्रोटीन के फॉर्म उपस्थित होंगे। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, काइजमेटा, तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा जी, डिप्लोटीन। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच जो संपर्क होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बहुत इजी है, अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास में कोई कोशिका है और ये मेरे पास में यहाँ पे क्या उपस्थित है, केंद्रक, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो हमें ये तो पता ही है कि किसी भी कोशिका के अंदर उपस्थित द्रव्य होता है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। उसी प्रकार अगर केंद्रक में कोई द्रव्य है तो क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। तो ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ का जो द्रव्य है उस द्रव्य को क्या बोलूंगा, बोलो मेरे साथ, कोशिका द्रव्य। और अगर केंद्रक के अंदर द्रव्य है तो क्या बोल देंगे, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक द्रव्य है उनका जो स्थानांतरण या संपर्क होगा तो उनके लिए यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। उन छिद्र के द्वारा कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य आसानी से जा सकता है किसमें, कोशिका द्रव्य में। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल, नाभिकीय छिद्रों द्वारा। ये नाभिकीय है न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या होंगे, पोर होंगे, छिद्र होंगे, जिनके द्वारा क्या होगा, आवागमन। और जब आवागमन होगा तभी तो क्या होगा, इनके बीच में संपर्क होगा। आंसर क्या चला जाएगा, नाभिकीय छिद्र द्वारा। क्लियर है बेटा जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास में कि जो राइबोसोम है वो बने हुए रहते हैं। चलो आप पहले ये बताएं कि राइबोसोम का काम क्या होता है।
राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या राइबोसोम एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक 70S और दूसरा कौन सा हो जाएगा? 80S है। तो अलग अलग रूप में। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइबोसोम बने होते हैं, तो राइबोसोम किसके बने होते हैं? प्रोटीन तो है ही है, ये रहा, और साथ में कौन है? आरएनए। तो आरएनए व प्रोटीन मिलके किसका फॉर्म बना सकते हैं आपके पास में? राइबोसोम। क्लियर है बेटा जी? याद रखना राइबोसोम के टाइप कितने हैं? 2 है। कौन कौन से बता देता हूं मैं। राइबोसोम कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक तो है 70S और दूसरा बेटा जी 80S। और अगर पूछे कि 70S कहाँ पाया जा रहा है, तो याद रखना 70S आपके पास में पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसके अलावा मिलता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब कहेंगे सर ये यूकैरियोटिक कोशिका तो एडवांस होती है, विकसित का फॉर्म है, उनमें कैसे 70 मिलता है? अरे बेटा जी अगर ये विकसित है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी याद करो, जब कोशिका को पढ़ते हैं तो हमें पता है 2 कोशिकांग होते हैं जिनमें 70S पाया जाता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो वो दोनों ही तो यूकैरियोटिक में आते हैं। तो याद रखना यूकैरियोटिक कोशिका में 2 कोशिकांग है जिनके अंदर पाया जाता है। ये किसके अंदर? एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन सा बेटा जी? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। और ये तो 80S है जो एडवांस का फॉर्म है, और वो किन में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। वही एडवांस सेल है जो हमारे पास में, ठीक है। और यहां तो आ ही गया राइबोसोम बने होते हैं किसके? आरएनए और प्रोटीन के। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब एक्रोसोम है क्या? जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे मेनली शुक्राणु की बात की जाती है, और शुक्राणु की संरचना में जब देखा जाएगा तो उसका जो टॉप है, जो शीर्ष वाला भाग होता है, वो मेनली क्या है? वहां पे एक्रोसोम है। और ये जो एक्रोसोम है वो एक्रोसोम हमेशा निर्मित होते हैं किससे? गोल्जी बॉडी से, यानी कि गोल्जी काय से। इससे संबंधित एक और भी क्वेश्चन आता है कि किसी भी कोशिका में जो सिक्रेशन है, यानी कि जो स्त्रवण का कार्य करता है, तो वो भी क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। क्या होता है? गोल्जी बॉडी। और ये क्वेश्चन पहले आ भी रखा है, नीट से संबंधित भी आ सका है और जेड से संबंधित भी आ रखा है। क्लियर है? ठीक है। बाकी हमें पता है केंद्रक है जिसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली शक्ति गृह है। लाइसोसोम है, याद करो लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघात की थैली। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा आपके पास में? गोल्जी का है। क्लियर बेटा? बिल्कुल आप लोग बने रहें, कंटिन्यूटी के फॉर्म में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़कर है जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा है तो दूसरी बार नहीं आता, नहीं, कई बार सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन भी हो जाता है, और कई बार उनकी लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी सॉल्व लेके साथ में चलेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। अब सेंट्रोमियर क्या है? अगर किसी भी गुणसूत्र के लिए मैं बात करूं तो गुणसूत्र की संरचना में ये क्या है? यहाँ पे सेंट्रोमियर। जब सेंट्रोमियर विभाजित होता है तब गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? दुगुनी हो जाती है। और याद करो गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है किसमें पढ़ते हैं अपन? कोशिका के विभाजन में। और कोशिका विभाजन में भी समसूत्री के रूप में यहाँ पे चेक करें तो कौन सी अवस्था होगी? समसूत्री की एनाफेज अवस्था में सेंट्रोमियर क्या हो जाते हैं? विभाजित, और गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? डबल। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट। यूकैरियोटिक कोशिका में ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि टीसीए चक्र होता है। टीसीए चक्र मतलब वही क्रेब चक्र की बात की जा रही है। और जब क्रेब चक्र की बात की जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ पाया जाता है? तरल में। और उस तरल को क्या बोल दिया जाता है बेटा जी? मैट्रिक्स। क्लियर है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है क्या? टीसीए चक्र। और वो टीसीए चक्र ही क्या है? क्रेब चक्र। क्लियर? बाकी तो माइटोकॉन्ड्रिया अंतःझिल्ली का फॉर्म नहीं हो सकता, स्ट्रोमा के फॉर्म नहीं हो सकते, कोशिका द्रव्य का फॉर्म नहीं हो सकता। कोशिका द्रव्य, यदि ये क्वेश्चन होता कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आंसर क्या जाता? कोशिका द्रव्य। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पढ़ते हैं बेटा जी? पादप श्वसन में। ठीक है, नेक्स्ट।
न्यूक्लियोसोम में कौन से स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं? पहले तो ये बताओ कि स्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं हमारे पास में। तो स्टोन प्रोटीन के लिए अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास में होगा H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा जी? स्टोन प्रोटीन। क्या होते हैं? स्टोन प्रोटीन। और इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया था कि स्टोन प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है। तो याद रखना, स्टोन प्रोटीन है उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा जी? क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय। क्योंकि ये अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं किसके साथ में? डीएनए। और याद करो, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब अम्ल है, और उस अम्ल के साथ में कौन जुड़ा हुआ है? क्षार। और क्षार के रूप में कौन होगा? स्टोन प्रोटीन। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन क्या दिया है कि न्यूक्लियोसोम में कौन से स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम की संरचना में जो स्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखें, वो होंगे हमारे पास में H2A, H2B, H3 और H4। क्योंकि H1 है वो हमारे पास में सीलिंग स्टोन है। क्या है? सीलिंग है, कनेक्टिव पॉइंट है, जोड़ने के फॉर्म में। तो ये हमारे पास में सीलिंग स्टोन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? H2A, H2B, H3 और H4। क्लियर है? चले, क्या दिया है कि पादप कोशिका में सूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस के लिए बात कर रहा है। विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक व केंद्रिकाएं दिखाई देने लगती है। लेकिन क्या लिखा है? पुनः दिखाई देते हैं। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में तो क्या हो जाते हैं? दिखना बंद हो जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं हमारे पास में किनके लिए? समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की। और उसमें हमारे पास में होती है एम प्रावस्था। और एम प्रावस्था में हमारे पास में क्या होता है? पीमथ। ये तो याद करने का तरीका है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोफेज। एम मतलब क्या होगा बेटा जी? बोलो। मेटाफेज। ए मतलब क्या हो गया? एनाफेज। और लास्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे? टीलोफेज। ठीक है। लेकिन केंद्रक और केंद्रिक पुनः दिखाई ले यानी पुनः प्रकट होते हैं। तो पुनः प्रकट हमेशा कौन सी अवस्था में होते हैं? टीलोफेज में। क्लियर है? और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो अदृश्य रूप आना शुरू हो जाते हैं वो किस में हो जाते हैं? प्रोफेज। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, क्या लिखा है कि पुनः प्रकट होते हैं, फिर से दिखना शुरू होते हैं। वो कौन सी अवस्था होती है? टीलोफेज। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसके द्वारा दिया गया। यानी ये बात कर रहा है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, क्या बोला मैंने बेटा? ये है डबल हेलिक्स मॉडल। और डबल हेलिक्स मॉडल जो हम पढ़ते हैं आज की तारीख में सबसे आधुनिक और सबसे विकसित प्रकार का मॉडल है। और ये मॉडल दिया गया दो वैज्ञानिकों के द्वारा। बिल्कुल याद रखेंगे कौन कौन से दो वैज्ञानिक है? वॉटसन और क्रिक। क्या नाम है? वॉटसन और क्रिक। तो आंसर चला जाएगा वॉटसन व क्रिक के द्वारा द्विकुंडलित मॉडल, जो सबसे एडवांस और सबसे आधुनिक प्रकार का है। क्लियर है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा जी। बाकी लेमार्क, डार्विन ये तो हमें पता है उद्भिद विकास से संबंधित आता है। वुडी ब्रिजी वहीं से संबंधित है। फिशर ऑल्डेन इससे संबंधित नहीं है। तो केवल वॉटसन और क्रिक है जो किससे संबंधित है? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना से संबंधित है। क्लियर है बेटा? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट की कोशिका में होने वाला विभाजन। और ये बेटा तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी क्वेश्चन को एग्जाम में 3 बार पूछ लिया गया, कोई बदलाव नहीं किया। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि क्वेश्चन है वो रिपीटेशन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं। कई बार लैंग्वेज बदल देते हैं, कई बार सेम लैंग्वेज रखते हैं। यही क्वेश्चन है, आप देख लेना जेड से, हिमाल से या फिर नीट के हिसाब से ये क्वेश्चन 3-3 बार क्वेश्चन को पूछ लिया गया। तो ईस्ट में मेनली कोशिका में होने वाला विभाजन है। तो ये हमारे पास में एडवांस फॉर्म नहीं है, और जो एडवांस फॉर्म नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक से संबंधित वहां पे बात करें। और विभाजन कौन कौन से होते हैं? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन पूर्ण विकसित का रूप यहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असूत्री विभाजन है वो किसके लिए होगा? ईस्ट के लिए होगा। क्लियर है बेटा जी? तो ये हमारी जो बात हो रही थी वो सारी बात किसके लिए की जा रही है? ये सारी की सारी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए हमने बात की।
अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारी ये क्वेश्चंस है जो आज हमने डिस्कस किया वो सारे क्वेश्चन किससे संबंधित है, साइटो से संबंधित है, साइटोलॉजी से, कोशिका विभाजन से संबंधित, बायोमोलिकुल से संबंधित है। ये क्वेश्चन आगे भी कंटिन्यू हम लोग जारी रखेंगे और आपके साथ बने हुए रहेंगे। इसलिए याद रखना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इन क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप मेरे साथ में कनेक्ट रहेंगे, आप मेरे साथ में जुड़े रहेंगे। क्लियर है बेटा जी? चलें, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।